टेम्परेचर मेरा भी। और अब हम स्टार्ट करने लगे लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके जी, ठीक है। दिस इलियम पोर्शन, इसे इलियम कहा जाता है, ठीक है। और ये है इलियोकोलिक पोर्शन, इलियोकोलिक स्फिंक्टर। इलियोकोलिक या इसे इलियोसिलिक पोर्शन भी, स्फिंक्टर भी कहा जाता है। सीकर या इलियोकोलिक स्फिंक्टर, ठीक है जी। ये हमारे पास इलियम पोर्शन है, उसके साथ ही हमारे पास इलियोकोलिक स्फिंक्टर है, ठीक है। ये जो हमारे पास इस तरह से पोर्शन है, ये जो चीज़ है, इसे अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक वेस्टिजियल ऑर्गन की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा वो ऑर्गन्स जो हमारे जो थे एंसेस्टर्स थे उनमें काम करता था, उनमें उनका कोई फंक्शन था, लेकिन जो डिसेंडेंट्स हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें जो इसका एसेज कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है जी। तो वो जो वक्त के साथ साथ अपनी फंक्शनिंग ख़त्म कर देते हैं, जिनकी ज़रूरत ख़त्म होती जाती है, उन्हें जो है ना वेस्टिजियल ऑर्गन्स या रूडिमेंट्री ऑर्गन्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इसकी जो लेंथ है वो है 9 to 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज सीकम। सीकम हम किसको कहते हैं? इसकी जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर है। ये एक लाइन एंड है, ठीक है। सीकम के बारे में यही है कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एक जो पाउच है जो इलियम और कोलोन के दरमियान है, लाइक, ठीक है। इलियम और कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो इलियम और कोलोन के दरमियान जो पाउच है उसे सीकम कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज़, ये हमारे पास असेंडिंग कोलोन है। असेंडिंग कोलोन which is 1.5 मीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसवर्स कोलोन, टीसी में इसको लिख रहे हैं, ठीक है जी। उम्मीद है समझ आ जाएगी। ये है हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन इज इन्वॉल्व इन विटामिन के की प्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। विटामिन के का जो भी एब्जॉर्प्शन होती है, उसकी रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, उसकी प्रोडक्शन, ये सब कुछ डिसेंडिंग कोलोन इज इन्वॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिग्मॉइड कोलोन। ठीक है, ये जो इसका पोर्शन है, ये वाले से रेक्टम कहते हैं। रेक्टम एक वो पोर्शन है जहाँ पे जो फीसिस है, लाइक, वो थोड़ी देर के लिए जो है ना स्टोर करता है, ओके जी। उसके बाद हमारे पास ये जो स्फिंक्टर है, इसे कहते हैं इनर एनल स्फिंक्टर, ठीक है। इनर एनल स्फिंक्टर, ठीक है। ये स्मूथ मसल से मिलके बनता है। यहाँ पे हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। ये वाला है, इसे एनस कहा जाता है। एनस, इट इज़ एन आउटर एनल स्फिंक्टर, ठीक है। आउटर एनल स्फिंक्टर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं विच आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, ठीक है जी। अडल्ट्स में ये वॉलंटरी होता है, लेकिन जो हमारे पास बच्चे होते हैं, लाइक न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं या थोड़े से, ठीक है, टॉडलर्स से थोड़े से छोटे जो होते हैं, ठीक है जी, उनको जो ना उनका इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से, लेकिन जो जैसे अडल्ट स्टेज में इंसान पहुंच रहा होता है तो तब तक ये वॉलंटरी हो जाता है, ठीक है जी। वॉलंटरीली इसका कंट्रोल सिस्टम हो जाता है,
ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन ही एनस है, लेकिन इसको नेक्स्ट जो है मैं जूम करके थोड़ा सा इस तरह से होता है, ठीक है जी, और ये इस तरह से। तो ये वाला जो है वो इनर एनल स्फिंक्टर है और ये वाला जो है वो आउटर एनल स्फिंक्टर है, ठीक है जी। ये एनस का होता है। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा सा ये खत्म हो गया, तो अब हम करेंगे डेफिकेशन रिफ्लेक्स। इसमें टर्म यूज़ हुई है, व्हाट इज़ डेफिकेशन रिफ्लेक्स। असल में जो वेस्ट मटेरियल की ह्यूमन बॉडी से जो एक्सक्रीशन होती है, इसी डेफिकेशन रिफ्लेक्स का वो एक सेंसेशन ऑफ एक्सक्रीशन जो होती है, उसी डेफिकेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। डेफिकेशन रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें, ठीक है जी, ये असल में यही एक रिफ्लेक्स होता है जो जो चाइल्ड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है इस रिफ्लेक्स को। इवन रेक्टम फील्ड कर देता है फीसिस से, ठीक है, तो तब एक सेंसेशन जो होती है, एक रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, उसे डेफिकेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है, ठीक है जी। इसकी अगर मैं थोड़ा सा वर्डिंग में लिख दूँ तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट हो गया, फीसिस एक ही चीज़, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है ब्लॉटिंग। व्हाट इज ब्लॉटिंग? जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कुछ गैसेस को प्रोड्यूस होते हैं जिनकी पंजेंट स्मेल होती है। गैसेस हैविंग पंजेंट स्मेल, लाइक गैसेस, अब कौन सी गैसेस हैं जिनकी पंजेंट स्मेल होती है? लाइक हाइड्रोजन जो सल्फाइड है उसकी, H2S, ठीक है, रिलीज करते हैं, तो वो जो गैसेस का प्रोसेस जो रिलीज होता है उसे ब्लॉटिंग कहा जाता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ जो है ना मेल फंक्शनिंग्स हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डायरिया का जिक्र हुआ है। अब डायरिया क्या होता है? असल में ये डिहाइड्रेशन का फिनोमेना होता है। डिहाइड्रेशन, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन इससे कैसे हो जाती है? लाइक मैं वापस समझाती हूँ कि जब अगर कोई ड्रग का इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है जी, कोई हमने इमोशनल कोई डिस्टर्बेंस होती है या किसी ने कोई ऐसे ड्रग्स लिए हैं या कोई केमिकल की वजह से, ठीक है जी, तो ये होता है कि जो सॉल्ट्स और वाटर होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते, ठीक है जी। तो जब वो एब्जॉर्ब नहीं होते तो मोशंस, इससे मोशंस की अगर मैं कह दूँ एक किस्म, ठीक है जी, तो वो मोशंस लग जाते हैं। फिर मोशंस की वजह से ये जो है ना डिहाइड्रेशन होती है। लाइक अगर इसको अनचेक्ड ये छोड़ दिया जाए, कि इसे इग्नोर किया जाए इस कंडीशन को, तो फिर जो है ना इसे डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस, ये जो एक डिजीज़ टाइप डिजीज़ होती है उसे डायरिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन, ये इसके ऑपोजिट है। लाइक जब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर के सॉल्ट्स की, तो इस प्रोसेस को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन है H2O एंड सॉल्ट्स की, इसमें लेस एब्जॉर्प्शन होती है। ये है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके बाद जो है ना हमारे पास कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, जब डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ जो गड़बड़ी हो जाए कोई, ठीक है,
डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स कहा जाता है। ये डिटेल में मैं नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि मैं इसके बारे में ओवरऑल रिव्यू आपको दे देती हूँ, ठीक है जी। ये अपने बुक से करना है और इसके लिए अगर फेडरल से चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यही जो है ना एडवाइस करूँगी कि दोनों साइड से करें। ये इसकी रीडिंग आपको सिर्फ कर लेनी है, ठीक है जी। डिस्पेप्सिया, अगर आप कोई और हेल्पिंग बुक यूज़ कर रहे हैं तो लाइक अगर कोई किप्स की हो या स्टेप्स की हो रही है पंजाब की तरफ से, कोई भी अगर आप हेल्पिंग बुक यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें। आप सिर्फ पीटीबी और फेडरल को ही फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने कुछ हेल्पिंग बुक्स देखी थी, मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगी, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी जिनकी कोई सेंस ही नहीं बननी, तो आप सिर्फ उतनी मेहनत करें, स्मार्ट वर्किंग करें मेरे हाथ से, ठीक है जी। तो अगर आप वो काम कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है तो आपका ही नुकसान है इसमें, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको सजेस्ट करती रहती हूँ कि ये कर लें, वहाँ से कर लें, लाइक ठीक है, प्रैक्टिस करें। मैं इसके अलावा शॉर्ट्स पे कुछ एमसीक्यू जो भी मेरी नज़र में होता है इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा होता है, मैं वो अपलोड कर देती हूँ, आप वो ज़रूर एक दफ़ा देख लिया करें, ठीक है। और अब चलिए मैं अपने टॉपिक पे आते हैं। डिस्पेप्सिया की बात हम कर रहे थे। व्हाट इज़ डिस्पेप्सिया? असल में ये जो इम्परफेक्ट डाइजेशन हो रही होती है, जब हमारी डाइजेशन सही से नहीं हो रही होती, तो इस कंडीशन को डिस्पेप्सिया कहा जाता है। इट इज़ एन इनकम्प्लीट डाइजेशन। जब डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा होता, फूड की डाइजेशन सही से नहीं हो रही, तो इसे डिस्पेप्सिया कहा जाता है। इसे बदहज़मी, अगर मैं उर्दू में इसे ट्रांसलेट करूँ तो बदहज़मी किसकी वजह से, इसके रीज़न्स मैं लिखूँ तो कैफ़ीन है, लाइक कॉफ़ी पीने से या ज़रूरत से ज़्यादा टी पीने से, ठीक है। जिसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन भी और स्पाइसी फूड्स की वजह से भी जो है ना स्टमक में डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो डिस्पेप्सिया हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? ये एक जो है ना लिया होता है, लाइक एक क्लॉस्ट्रीडियम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। जो कैंड या जो प्रिजर्व्ड फूड्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें लाइक इसकी वजह से जो है ना हो जाता है। जो भी प्रिजर्व फूड्स होते हैं पहले से ही उनमें एक कंपाइलोबैक्टर, ठीक है, इनमें अगर क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम की अगर फैमिली देखें तो कंपाइलोबैक्टर या सैल्मोनेला होता है बैक्टीरिया, ठीक है जी। ये इसके अलावा ये जो बैक्टीरियाज है ना, ये हमारे पास इंटेस्टाइन कैटल में या चिकन जो होता है, ये डक है, और वो जो प्रिजर्व फूड्स होते हैं उनमें, ठीक है, ये टॉक्सिसिटी पैदा कर देता है और उसकी वजह से जो है ना फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग असल में ये भी इंडाइजेशन ऑफ फूड में ही आता है कि अगर हम टॉक्सिक कोई सब्सटेंस आ गया फूड में, वो डाइजेशन कम्प्लीटली अच्छे से नहीं हो रही, तो वो जो है ना फूड पॉइजनिंग कॉज करती है। ये रिफ्लेक्शन की मैं कोशिश करती रहती हूँ कि ना हो, लेकिन फिर भी ये हो जाता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्यों होता है? इट इज़ अगर ये अच्छा, असल में ये एक जो है ना मेंटली तौर पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का केस लगता है मुझे। इसका ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा नहीं खाते इस डर से कि हम मोटे हो जाएं, ठीक है। लाइक ओबेसिटी के फियर की वजह से अगर कुछ लोग कम खा रहे हैं, ज़्यादा नहीं खा रहे, उनकी जो है ना लाइक रिक्वायरमेंट्स जो भी बॉडी की हैं वो कम्प्लीटली फिल नहीं हो रही, तो इस कंडीशन को एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है, ठीक है। कि इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, ठीक है जी। तो
इसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना अल्सर है एक। अल्सर ये होता है कि जो म्यूकस की प्रोडक्शन होती है ना वो कम हो जाती है। लाइक HCl या पेप्टाइडेज जो एंजाइम्स हैं, लाइक इनकी जो प्रोडक्शन है जब कम हो जाती है ना, तो इसकी वजह से जो स्टमक की वॉल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो जब उसमें थोड़े से पोर्स भी बन जाते हैं, उन पोर्स की वजह से इसे जो है ना गैस्ट्रिक अल्सर भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो ज़ख़म हो जाना या सुराख हो जाना हमारे स्टमक की वॉल्स में, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ना इसे अल्सर कहा जाता है। अगर इसकी रीज़न्स की मैं बात करूँ तो स्मोकिंग करना, ठीक है, वही अल्कोहल लेना, स्पाइसी फूड्स खाना, टी या स्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है। ठीक है जी। तो ये अल्सर का हो गया। तो लाइक इससे अगर मैं उर्दू में जो है ट्रांसलेट कर लूँ तो जो हमारा स्टमक होता है ना उसमें सोजन नहीं, यानी कि वो स्वेल हो जाना या उसमें कोई ज़ख़म हो जाना, तो इससे अल्सर का नाम दिया जाता है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुबारक हो, और उम्मीद है आपको ये चैप्टर लेक्चर पसंद आया होगा। चैप्टर तो अलबत्ता किसी भी स्टूडेंट को पसंद नहीं होता। ठीक है जी। तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें। और बस मुझे बता दिया करेंगे किस तरह से आपकी तैयारी हो रही है, ताकि मुझे भी पता चले कि जो भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली मेरे लेक्चर्स को, उनका क्या किस तरह से वो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे इस बारे में भी गाइड करके करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो कॉलेजेस में या ट्यूशन्स में जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर मैंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मैं चाहती हूँ अच्छे से निभाई जाए और जो भी बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं चैनल को, उनका फ़ायदा हो और उनका टिकट भी क्लियर हो जाए। तो आप मुझे प्लीज़ अपने बारे में भी थोड़ा सा अप टू डेट कर दिया करेंगे। लाइक मैम यहाँ से मसला आ रहा है या ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो अगर मैं कोई भी आपके लिए कुछ कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। तो उम्मीद है आप भी कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ। और ये अगर आपको इससे मसला हो रहा है, लाइक मैं रजिस्टर इस पर करवा रही हूँ इस तरह से, असल में भी सारा जो है ना सिस्टम नहीं हुआ जो भी लाइक करना है, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट किया तो यू नो फैमिली मेम्बर्स भी तो इतना सपोर्ट नहीं कर रहे होते। पर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो फिर फैमिली भी सपोर्ट करेगी। तो आप क्या करें सपोर्ट। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।